MS न्यूज हांसी आज आपको बातचीत कराते हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, जो प्रांत संरक्षक है विद्या भारती हरियाणा सेवा शिक्षा संयोजक विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के, जो हांसी में एक दिन के प्रवास पर आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आज उनका कार्यक्रम किस उद्देश्य को लेकर हुआ है। शर्मा जी, आपका जो कार्यक्रम आज किस उद्देश्य को लेकर हुआ है? मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एक शैक्षिक संगठन है, उसके कार्यकर्ता के नाते से आज स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हांसी में आया हूँ। विद्या भारती किस तरीके की समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं? विद्या भारती इस भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा संस्थान है। लगभग 26,000 औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं और हरियाणा में भी एक विशेष इसका व्याप है। इसको और बढ़ाने की दृष्टि से और प्रांत भर में प्रवास करते हैं। समाज के लोगों के सहयोग के बिना शिक्षा के और चिकित्सा के क्षेत्र के कार्य संभव नहीं है, इसलिए समाज के लोगों के साथ जुड़कर भी इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स तो उनकी कितनी संख्या है, क्या उनका मापदंड है? मापदंड विद्या भारती का तो एक लक्ष्य है कि इस देश का जो बालक है वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, उसका स्वयं का सर्वांगीण विकास हो, और जो स्वयं समर्थ होगा, जिसका समग्र विकास जिस बालक का हुआ होगा, वही देश की चुनौतियों का सामना कर सकेगा। तो देश के लिए एक अच्छा नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छा कुशल नेतृत्व करने वाला विद्यार्थी तैयार करना, ऐसा विद्या भारती का प्रयास रहता है। तो सब विद्यार्थियों को ये भाव पहुँचे, इसके लिए कुछ औपचारिक विद्यालय हैं, कुछ अनौपचारिक विद्यालय हैं, तो उनके माध्यम से हम देश को सक्षम समर्थ बढ़ाने का काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि नेतृत्व करने के लिए, और नेतृत्व सामाजिक कार्य में भी हो सकता है, राजनीति में क्षेत्र में भी हो सकता है और अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। इनमें से कौन सा प्रमुख लोग है जो कि आपका नेतृत्व कर रहे हैं, जो इस शिक्षण संस्थान से पढ़े हैं? हमारा जो, जैसा कि मैंने बताया कि 1952 से और ये शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती काम करती है। भारत में ही नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पूर्व छात्रों का पोर्टल विद्या भारती का है, जिसमें लगभग 10.5 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और ये 10.5 लाख विद्यार्थी जो पूर्व छात्र हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समाज का नेतृत्व। अभी आप देखिए, ओलंपिक हुए, उसमें कई खिलाड़ी अपने विद्या भारती के विद्यार्थी थे। और अभी आज जैसे हम जनवरी 2025 की बात करते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में 5 राज्यों के जो पुलिस प्रमुख हैं, इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, वो विद्या भारती के विद्यार्थी हैं। तो उनमें से कौन सा नाम है आपके लिए? अभी नाम एकदम तो मुझे ध्यान नहीं है, परंतु हिमाचल है और पंजाब है, ऐसे कई प्रांतों के अपने जो प्रमुख हैं वो विद्या भारती के विद्यार्थी हैं। सेवा प्रकल्प का क्या मतलब है? सेवा प्रकल्प केवल शिक्षा से संबंधित नहीं है। अब जो विद्यार्थी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो तो एक औपचारिक शिक्षा हुई, परंतु अब अभी भी अपने देश का बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो शिक्षा से वंचित है, जिनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में नहीं जा सकते या फिर विद्यालय में जाते ही नहीं हैं। उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं और अनेक प्रकार के काम करते हैं, तो वो अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ, संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। सरकार या फिर कोई भी संगठन इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े देश में सब जगह विद्यालय शुरू कर दे, ऐसा संभव नहीं है। सब बच्चे विद्यालय में नहीं जा सकते, परंतु विद्या भारती का अपना चिंतन है कि विद्यालय को ही बच्चे के घर में भेज दिया जाए। तो हम हर शाम अपने पूरे भारतवर्ष में ऐसे क्षेत्रों में 2 घंटे का विद्यालय, जिसको हम संस्कार केंद्र कहते हैं, सेवा प्रकल्प कहते हैं, उसमें शिक्षा के अतिरिक्त स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है, सामाजिक सरोकार है, इस प्रकार के आयाम में हम सेवा के काम करते हैं। तो हांसी के अंदर विद्या भारती की क्या योजना है? हांसी में अभी विद्या भारती का बहुत अधिक काम नहीं है, परंतु जैसे आज मैं प्रवास पर आया हूँ,
यहाँ 2 संस्कार केंद्रों का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और निकट भविष्य में यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, उनके साथ बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ भी विद्या भारती का एक अच्छा, सक्षम और बड़ा विद्यालय खड़ा हो। तो कौन से 2 कार्य जो शुरू कर रहे हैं आज? अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये रायचंद जी जैन, ये दिव्यांग बालकों के लिए ये संस्कार केंद्र है, ये कंप्यूटर, ये स्वावलंबन केंद्र है। और अभी यहाँ भवानी खेड़ा रोड पर एक बस्ती में गरीब बच्चों के लिए राम सिंह कॉलोनी है जी, उसमें राम सिंह कॉलोनी में और आज एक नया संस्कार केंद्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, जो अभिभावकों को, कि समाज के अंदर जो शिक्षा का जो आजकल व्यापारीकरण हो चुका है जी, उसके ऊपर ये? हाँ, ये बात कुछ हद तक तो ठीक है कि कुछ निजी संस्थान, कुछ निजी घराने शिक्षा के क्षेत्र में आकर उन्होंने पैसे के लेन देन का मामला ज़्यादा कर दिया है, परंतु स्थिति इतनी विकट भी नहीं है। समाज में बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इस प्रकार सेवा के काम करते हैं और शिक्षा को आज भी पूजनीय कार्य मानकर और ये काम करते हैं। हाँसी में तो अपने समाज के जो युवा हैं उनसे मेरा निवेदन है कि शिक्षा तो ठीक है, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान हम किसी भी विद्यालय में ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि साक्षरता के बिना आजकल काम चलता नहीं है, परंतु इसके साथ साथ संस्कार ना भूलें। अपनी जो प्राचीन परिपाटी रही है जिसके कारण से भारत विश्व गुरु कहलाया, उसमें अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान बाद में और संस्कार पहले। तो यही मेरा निवेदन है कि आप संस्कारों को ना भूलें और इस प्रकार के जो संगठन हैं उनसे जुड़ें, ताकि आपके अंदर जो संस्कारों का अपडेट लगातार हो रहा है वो आता रहे। तो डॉक्टर साहब, जो सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसके बारे में क्या है जी? क्योंकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार से जुड़ी हो, जो आजकल के बच्चे जो है क्या रोजगारी से बड़े तंग है। अभी जो शिक्षा नीति हमारी चलती रही वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी और बाद में भारत की आज़ादी के बाद भी अपनी शिक्षा नीति उसी पैटर्न पर काम करती रही और उसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि नौकर तैयार करना। इसलिए हम सब लोग नौकरी के पीछे भागते हैं और नौकरी में और रोजगार में अंतर है। हम रोजगार करना नहीं चाहते, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी, कुटीर उद्योग हैं, हस्तकला है, कौशल विकास है, ये सब हमने शिक्षा के साथ जोड़ दिए हैं। इसलिए अब आने वाले 8-10 वर्षों में जब इस नीति के परिणाम आने शुरू होंगे तो मुझे लगता है भारत जैसा पहले विश्वगुरु था उसी दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा और सारे बच्चे नौकरी के पीछे ना भागकर स्वरोजगार की ओर आगे चलेंगे। इसका मतलब जो नई शिक्षा नीति का जो असर जो है क्या 10 साल के बाद होगा, पर आज के समय के अंदर क्या जी इसका बहुत बड़ा जो लक्ष्य होता है उसकी जो प्राप्ति है वो एकदम से नहीं हो सकती, इसलिए कुछ धैर्य तो हमें रखना पड़ेगा और एकदम से ये सारी की सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, इसके लिए अभी अपना देश तैयार भी नहीं है। तो इसको क्रमबद्ध ढंग से लागू किया गया है। जैसे अभी जो प्रारंभिक शिक्षा है और अब इस साल से प्राथमिक शिक्षा है, ये 2 चरण लागू हो जाएंगे। उसके बाद मिडिल और फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ये 4-5 साल में, और फिर उच्च शिक्षा में भी पुस्तकों में तो बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रभाव को जगाने वाले जो टॉपिक हैं जो कालांतर में हमसे छूट गए थे उनको दोबारा से सिलेबस में शामिल किया गया ताकि बच्चों में देश के गौरव का भान होता रहे। डॉक्टर साहब, सुभाष जी, जो शिक्षा के अंदर अभिभावक और गुरुजन का बड़ा रोल रहता है और आज के समय के अंदर गुरुजन की जो पहले स्थिति थी और उसमें काफ़ी गिरावट आई है, या क्या किस तरीके या सोशल मीडिया ने उसका स्थान लिया है? इसमें आज भी गुरु के प्रति जितना सम्मान है किसी और प्रोफेशन के जिम्मे ये नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए शिक्षक कैसा है इस बात को दूर रखते हुए अभिभावक अपने जीवन की, अपने भविष्य की, अपने कुटुंब की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बालक को और बिना किसी परिचय के
आचार्य के हाथ में सौंप रहा है, टीचर के हाथ में सौंप रहा है। तो मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं है कि आचार्य के प्रति सम्मान नहीं है। हाँ, कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन उन्हीं घटनाओं को केंद्रित करके और हम ये कहें कि आचार्य का सम्मान कम हो गया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो आप जो इस समय जो बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं, जो युवाओं को क्या कहना चाह रहे हैं एजुकेशन के बारे में? शिक्षा ग्रहण कीजिए, संस्कारों के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए। और एक मूल बात जो हम विद्यालयों में जाते हुए देखते हैं, उस पर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर सेवा के कार्य कीजिए। और सेवा के कार्य करना ये आत्मसंतुष्टि का भाव देने वाला होता है। इससे आपको मन की शांति भी मिलेगी और इसमें देश की प्रगति में आपका योगदान भी रहेगा। धन्यवाद सुभाष जी, आपने हमें समय दिया और आपने जो शिक्षा के बारे में जो जानकारी दी है उसके लिए आपका धन्यवाद।